बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए मूंग की दाल के लड्डू की रेसिपी लेकर। इसको गोंद के लड्डू भी बोलते हैं और ये बहुत लजीज तैयार होती हैं। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चुन लें और उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने का तरीका ये है कि उसको धोना बिल्कुल नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं लगाना, बल्कि उसको एक कपड़ा लेकर जिसको गीला करना है उसको फिर कपड़े को निचोड़ लेना है। उस कपड़े के अंदर ये दाल वगैरह डालकर बारी बारी तमाम चीज़ों को डालें और उसको पूंछ लें ताकि उसके ऊपर जो भी मिट्टी है वो उतर जाए। फिर उसके बाद इसको फ्राई करना शुरू करेंगे या इसका जो भी प्रोसेस है वो हम बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को साफ़ करना है क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है और पानी का एक कतरा भी इसको नहीं लगाना। पानी लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये साबुत मूंग है, ये हमने आधा किलो ली है। इसको हमने पीसना है। इसको मिक्सी जार में डाल लें और इसको बहुत बारीक हो जाने तक इसको पीस लें। अब जब ये पिस चुका है तो अब इसको एक छलनी में डालकर इसको छान लें क्योंकि इसके कुछ पार्टिकल्स बड़े साइज़ के रह जाते हैं, इसलिए उनको दोबारा से फिर पीसना पड़ेगा। अब यूं ही करते करते तमाम दाल को पीस लें। ये तमाम साबुत मूंग अब पीसी जा चुकी है। ये अब हमारी दाल तैयार है। अब एक कुकिंग पैन लें और उसमें घी डालें। घी 200 ग्राम लिया। ये देसी घी है, घर का तैयार हुआ हुआ घी में डालें। जब घी गर्म हो जाए तो फिर इसमें पिसी हुई दाल डाल दें और अब इसको साथ ही साथ चम्मच चला के इसको पकाना शुरू कर दें। ये दाल पहले तो सब्ज़ रंग की ही होगी क्योंकि ये छिलके समेत हमने पीसी हुई है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर तब्दील होता जाएगा। ये प्रोसेस आपने बहुत हल्की आंच पर करना है। सिर्फ दाल को गर्म करने की हद तक आपने आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है। बाद में आपने इस प्रोसेस को हल्की आंच पर ही कंप्लीट करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते चले जाना है। ये इतना स्लो प्रोसेस होगा कि मुझे इसको पकाने में तकरीबन 2 घंटे लगे थे। इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये एकदम से पक जाएगी और फिर ये अंदर से क्रंची भी नहीं होगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म नहीं होगा। हम इसको गाहे बगाहे तकरीबन 1 घंटा भुने जाने के बाद हम इसको गाहे बगाहे चेक कर सकते हैं। इसकी एक तो खुशबू तमाम तरफ फैल जाएगी और दूसरा इसका कच्चापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, बल्कि बहुत टेस्टी सा क्रंची सा टेस्ट आएगा जिससे पता चलेगा कि ये दाल अब कच्ची नहीं है और इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर भी मुसलसल चेंज होता चला जाएगा। ये इतना स्लो प्रोसेस होगा कि महसूस भी नहीं होगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये तकरीबन भुने जाने के करीब आ चुकी है। अब मैं इसके बाकी लवाजमात तैयार करना शुरू करने लगी हूँ। अब ये चीनी ले लें। चीनी 1.5 कप ली है। इसके मेजरमेंट कप के हिसाब से और वज़न के हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला लिख दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 कप चीनी मैंने ली है और ये देखें अब ये तमाम चीनी पीसी जा चुकी है। अब दूसरी एक और कढ़ाई ले लें और उसमें भी घी डालें। अब ये घी हमने तकरीबन 2-2 3-3 चम्मच के करीब डालना है इसमें। ये इस वक्त मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला है जो कि 1/4 कप बन गया। अब ये जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें बादाम डाल देने हैं। बादाम ये हमने लिए हैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। अब इनको हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दें। इनको भी तेज़ आंच पर नहीं पकाना वरना ये ऊपर से तो एकदम से इसका कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये क्रंची नहीं होंगे। हल्की हल्की आंच पर ये पकते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट भी इसको लग सकते हैं पकने में। अब ये देख सकते हैं आपकी ये तकरीबन ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको टेस्ट करके आप देख लें। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। पहले जब हम इसको पकते हुए के बीच में चेक करेंगे तो फिर तब ये थोड़े थोड़े से सॉफ्ट में फ़ील होते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर में ही तैयार हो जाते हैं। अब मैंने इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया। अब इसको साथ ही साथ आप पीसते चले जाएं। इसको आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, चाहें तो इसको पीस लें। इसके बहुत छोटे छोटे से टुकड़े नहीं करने हैं, इसका थोड़ा थोड़ा सा कोई पीस बड़े और कोई पीस छोटे, इस तरह से इसको पीस लें। अब उसी कढ़ाई में फिर दोबारा से घी डालें और उसमें फूल मखाने डाल दें। ये फूल मखाने वज़न में 65 ग्राम है, 65 ग्राम।
अब इनको हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दें। अब ये तमाम जितनी भी कुकिंग हो रही है ये तमाम कुकिंग धीमी आंच पर ही होनी है, इसमें आंच तेज़ नहीं करनी। और साथ साथ हमारी जो हमने मूंगी भूनने के लिए रखी थी वो भी साथ साथ पक रही है, क्योंकि उसको ठंडा नहीं होने देना। ये तमाम चीज़ें एक साथ पकनी है। अब इसका भी टेस्ट कर लें, फ्लेवर इसका चेक कर लें। अगर ये क्रंची हो गए तो फिर इनको निकाल लें। अब ये क्रंची हो चुके हैं, इनको निकालिए। अब इनको भी पीस लें और इसको दादर सा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अब फिर से कुकिंग पैन के अंदर ऑयल डालें और इसके अंदर गूंदे डाल दें। अब इनको भी पकाना शुरू कर दें। ये भी अब फूलना शुरू हो गई हैं। ये काम आपने ज़्यादा तेल डालकर ही करना है, क्योंकि जो गूंदे हैं जब तक इसको तेल नहीं मिलेगा तब तक ये फूलेंगी नहीं। जब इसको पीसें, अगर ये ना हुई भी हो तो फिर दोबारा से इसको गर्म करेंगे, दोबारा से ऑयल में करेंगे तो ये तैयार हो जाती है। इसको क्रंची हो जाने तक पकाना है कि ये फूल जाएंगी, ये अपने साइज़ से 3 गुना 4 गुना बड़ी हो जाएंगी। और ये जितना ऑयल इन्होंने जज्ब करना है ये जज्ब कर लेंगी, जो इन्होंने जज्ब नहीं करना वो ये छोड़ देती है। अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी तमाम फूल चुकी हैं और ये अब क्रंची भी हो चुकी हैं। अब इनको भी एक बर्तन में निकाल लें और इसको भी साथ ही पीस लें। जैसे जैसे ये तमाम चीज़ों को फ्राई करते जाएं, साथ साथ ही इसको पीसते चले जाएं। अब फिर से घी डालें। इस तमाम प्रोसेस में हमने 200 ग्राम घी इस्तेमाल किया है। अब इस घी के अंदर चारों मगज़ डाल दें। बाज़ार में इजीली ये तमाम चीज़ें दस्तयाब हो जाती हैं, आप इजीली ये तमाम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम मगज़ों को एक साथ फ्राई कर लें। दिखने में ये शक्ल में ये तकरीबन दो साइज़ के लगते हैं, एक लंबे साइज़ की और एक थोड़े से चपटे चौड़े साइज़ की। कहलाते ये चारे मगज़ है। ये भी साइज़ में फूल जाएंगे। जब इनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और इनमें भी वैसा ही क्रंच आ जाएगा जैसे बादामों में आया है। इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये क्रंची हो चुके हैं। अब मैंने इनको टेस्ट कर लिया, ये क्रंची हो चुके हैं। अब इनको निकाल दें और इनको भी साथ ही पीसना शुरू कर दें। ये भी ऑयल जज्ब नहीं करते हैं, सिर्फ इस तमाम प्रोसेस में जो फूल मखाने डाले थे उसके अंदर घी जितना भी डालते जाएं वो उसके अंदर ही जाता जाता है और वो गायब ही होता चला जाता है। आप चाहें तो आखिर में फूल मखाने फ्राई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मूंग भुनी जा चुकी है और इसकी खुशबू भी तमाम इतराफ में फैल चुकी है। अब इसमें आप जो जितनी हमने चीज़ें पीस के रखी थी, फ्राई करके पीस करके रखी थी, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें। अभी इसमें मैंने नारियल शामिल नहीं किया है। नारियल जो है वो आप जिस तरह से चीनी को सिर्फ ग्राइंड किया इसी तरह से नारियल को सिर्फ ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यह आपके अपने फ्लेवर पे है कि आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। इसके अंदर कुछ लोग सूट भी डालते हैं, जो खुश्क अदरक होता है वो भी, उसका पाउडर भी डालते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप इसमें डालना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें कमरकस भी डालते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस पर है। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये पंजीरी बहुत मज़े की तैयार होती है। अगर आप इसको लड्डू की शेप देना चाहें तो ये लड्डू है, और अगर आप इसको नाम लड्डू की शेप दें तो फिर ये पंजीरी की शेप है। ये बहुत ही जायके में भी अच्छी होती है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। ये सर्दियों में ही तैयार की जाती है क्योंकि इसके अंदर जितने भी लवाजमात डले हैं वो सब गर्म होते हैं, इसलिए ये सर्दियों में खाई जाती है। ये सर्दी को भगाने के लिए भी एक मौसर दुआ है। गोंद के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि गोंद को बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे इसका नाम गोंद है वैसे ही ये गोंद की तरह से ही लेज़दार है, और इसको अगर पानी लग जाए तो फिर ये चिपकना शुरू हो जाती है। फिर ये आपस में चिपकती चली जाती है, या जिस बर्तन में आप धोएंगे उसमें भी चिपकेगी और ज़ाया भी हो जाएगी। इसको सिर्फ आप गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लें तो ये साफ़ हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और आप चाहें तो इसको लड्डू की शेप दे दें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको लड्डू की शेप दे दी है, और कुछ पंजीरी मैंने शेप नहीं दी है। जैसे चाहें इसको खाया जा सकता है, इसको ठंडा भी खा सकते हैं, इसको गर्म करके भी खा सकते हैं। और इसको अगर आपने लड्डू की शेप देनी है तो गरम गरम को ही आपने शेप देनी है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये
शेप में नहीं आते, बल्कि ये जुड़ते भी नहीं हैं आपस में, क्योंकि इसके अंदर चीनी जो है वो हमने बिल्कुल ड्राई रखी हुई है। गर्म होता है तो ही इसकी बाइंडिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर घी जो है वो मेल्ट हुआ हुआ होता है। अगर ये ठंडा हो जाए तो घी जम जाता है, फिर ये बाइंडिंग नहीं हो पाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।